दोस्तों आज हम आपको समाजशास्त्र कक्षा 12वीं पार्ट 5 औद्योगिक समाज में परिवर्तन तथा विकास क्लास 12 सोशोलॉजी इसका दोस्तों पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल द लर्निंग पॉइंट में। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे होगा जब भी हम अपने कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करेंगे आपके पढ़ाई आपके नॉलेज से रिलेटेड तो आपके पास अवश्य आ जाए। दोस्तों जल्दी जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों द लर्निंग पॉइंट आपके लिए कोचिंग एंड होम ट्यूशन ला रहा है। जिन बच्चों क्लास 12 में उनकी स्ट्रीम आर्ट है, जो बच्चे 11 से क्लास 12 में गए हैं उनके लिए है। 12th वाले बच्चों के लिए जो अब 12th में उनके बोर्ड के पेपर है उनके लिए नहीं है, क्योंकि अब उनके पेपर ख़त्म होने वाले हैं। तो जो बच्चे 11 से 12th में गए हैं उनके स्ट्रीम उन्हें आर्ट्स लेनी है, तो अगर उनको ट्यूशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7011676070 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ट्यूशन अफोर्डेबल नहीं करा सकते हैं तो आप 12th के नोट्स या कुछ मैसेज के जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप में यस लिख के मैसेज करके आप सारे इम्पोर्टेंट नोट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों द लर्निंग पॉइंट आपको सब्जेक्ट दिखा दे रही है, कौन कौन से सब्जेक्ट द लर्निंग पॉइंट आपको पढ़ाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। दोस्तों अगर आप स्ट्रीम आर्ट्स हैं, अगर आप स्ट्रीम आर्ट्स में अगर आपके पास ये 5 सब्जेक्ट हैं तो आप द लर्निंग पॉइंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसमें ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं जो बच्चे स्ट्रीम आर्ट्स के हैं। और दोस्तों एक फ्री सब्जेक्ट है जो कि आप लर्निंग पॉइंट से आप जो कि हम पढ़ाएंगे आपसे हम फीस नहीं लेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों काफ़ी बच्चे फिजिकल एजुकेशन सोचते हैं बेकार सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप किसी पेपर में बाई चांस फेल हो सकते हैं तो फेल हो जाते हैं तो आपको बचा लेता है दोस्तों। तो फिजिकल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों हम इसको फ्री कर रहे हैं ताकि आप हमसे जुड़ जाएँ और पढ़ें ट्यूशन द लर्निंग पॉइंट के साथ। तो दोस्तों समाजशास्त्र कक्षा 12 पार्ट 5 है औद्योगिक समाज में परिवर्तन तथा विकास, ये सोशोलॉजी का। दोस्तों हमने टारगेट रखा है कि हम 10 दिन के अंदर पूरी समाजशास्त्र दोनों बुक ख़त्म कर देंगे, जिससे कारण आपके जो पेपर हैं 1 से 15 के बीच में होने वाले हैं तो वो अच्छे से हो जाएं और आप अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आता है सबसे पहला टॉपिक विनिवेश किसे कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सार्वजनिक कंपनियां मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी, सार्वजनिक कंपनियों के शेयर को निजी क्षेत्रों की कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। अब दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, और जो छोटे छोटे इनके जो निजी निजी जो क्षेत्र होते हैं मतलब जो निजी निजी कंपनियां होती हैं उनमें अपने शेयर बेचती हैं ताकि वो जो उन कंपनियों का विकास हो सके और और जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनका भी विकास हो सके, मतलब अपने उसमें शेयर बेचती है, अपने उसमें प्रोडक्ट बेचती है, ताकि जो सार्वजनिक कंपनियां हैं यही काम करती हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, जो अमेज़ॉन है, जो फ्लिपकार्ट है, ये क्या काम करती है, अपनी जो निजी निजी कंपनियाँ स्नैपडील ये सब हो गया, ये क्या है एक निजी छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, तो इनमें क्या अपने शेयर बेचती है। शेयर बेचने के कारण जो शेयर हैं ये छोटे छोटे कंपनियाँ खरीद लेती हैं और ये इन्हीं सामान को बेच देती है, तो क्या इनको अपने शेयर बेचती है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, विनिवेश कहते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जो शेयर निजी क्षेत्रों की कंपनियों को बेचती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, विनिवेश। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक, हड़ताल तथा तालेबंदी में क्या अंतर है। दोस्तों कठोर कार्य करने की दिशाओं में कई बार मजदूर अपने मिल मालिकों के विरुद्ध एक तारीख उपयोग करते हैं जिसमें हड़ताल कहते हैं, ताकि उनकी मांग मानी जा सके। परंतु तालबंदी मालिक द्वारा प्रयोग की जाने वाला एक तारीख है जिसमें मिल के गेट को बंद करके मजदूरों को अंदर जाने से रोक दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसी लैंग्वेज समझा दूँ, अगर कोई मिल मालिक है वो मजदूरों का शोषण कर रहा है तो सारे जो मजदूर हैं वो क्या करेंगे, कोई एक तारीख निश्चित कर लेंगे, सारे मजदूर इस दिन हड़ताल लगाएंगे, अपने मालिक से कहेंगे कि हमारी वेतन बढ़ाए, हमारे साथ इतना सारा दुर्व्यवहार ना करे। लेकिन जब ये मिल मालिक को पता चल जाती है कि हाँ इन्होंने मेरे लिए ये सब बना के प्लान कर रखा है, तो मिल मालिक क्या करता है, अपना गेट ही उनके लिए बंद कर देता है, आप यहाँ से जाओ, आपका कोई काम नहीं है। और दोस्तों ये कहाँ होता है, ये दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में होता है। ज़्यादातर आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है प्राइवेट सेक्टर की, उन पर होता है ये सारा काम। अगर आपको समझ आ गया होगा कि ये तालीबंद क्या होता है। दोस्तों अगला टॉपिक है मजदूर संघ क्या है और स्पष्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों मैं ऐसे ऐसे टॉपिक लाया हूँ, आप सोच रहे हो कितने सर आप जल्दी जल्दी ला रहे हो। दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में आना ही है, जहाँ से है आपको लिख देने बस यही आंसर। तो चलिए स्टार्ट करें। किसी भी उद्योग में मिल या कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए मजदूर इकट्ठे होकर एक संघ का निर्माण करते हैं, इसे मजदूर संघ कहा जाता है। उद्योग में सभी मजदूर इसके सदस्य होते हैं। अब दोस्तों मजदूर संघ क्या होता है, अगर मजदूर के ऊपर कोई जुर्म होता है, मजदूर के ऊपर शोषण होते हैं, तो मजदूर सारे इकट्ठा हो जाते हैं और अपने जो उनका संघ होता है उसके लिए क्या बात कर रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारे स्वास्थ्य की कीजिए, हम इतना काम करते हैं, हमारे कोई स्वास्थ्य की नहीं, अगर कोई हमारा पैर हाथ कट जाए तो हमारे कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या काम करते हैं, मतलब जो बड़े बड़े उद्योगों के जो मिल के जो कारखाने होते हैं जो मजदूर करते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए अगर मिल मालिक उनके लिए कोई कदम नहीं उठाता तो सारे मजदूर इकट्ठे होकर एक अपनी तारीख निश्चित करते हैं और एक संघ बना लेते हैं, जिसे कि दोस्तों क्या कहते हैं, मजदूर संघ। ये दोस्तों किस लिए बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है जब मजदूरों के ऊपर काफ़ी शोषण हो जाए, मजदूरों को आर्थिक सहायता ना दी जाए। दोस्तों अगला टॉपिक है औद्योगिक इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस क्या होता है। उद्योगों को, दोस्तों वर्ड गलत है ये वाला। तो औद्योगिक इंजीनियरिंग क्या होता है, तो हम आपको बता दें औद्योगिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों माइक की प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी। दोस्तों जो औद्योगिक इंजीनियरिंग होते हैं ना, उनको क्या काम होता है, उनको एक काम होता है कि जो उनका काम हो ना वो टाइम पर हो जाए, वो कि नहीं आधा घंटा लेट हो जाए, 5 मिनट लेट हो जाए, नहीं टाइम पर हो जाए काम, तो उसे क्या कहते हैं औद्योगिक इंजीनियरिंग। क्या जैसे आपको डिफाइन आपके सामने तो यही लिख देना। इंजीनियरिंग के तहत हर व्यक्ति एक दिन में हुए निर्धारित समय पर अपने काम को पूरा करना होता है। मतलब औद्योगिक इंजीनियरिंग के तहत जो हर व्यक्ति होता है उसे अपना काम, जैसे आपके मालिक ने दिया 1 घंटे पर आपको ये सामान बनाना है और आपको बनाना है, उससे 5 मिनट लेट हुआ आपको नौकरी से निकाल जाएगा, आपको ना आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो मतलब क्या दोस्तों औद्योगिक इंजीनियरिंग होता है। आप ये सोचते छोटे मोटे उद्योगों में होता है, दोस्तों छोटे मोटे उद्योगों पर नहीं होता, ये आईआईटी के छात्रों पर ही उपयोग होता है। आगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे। अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं इसका। औद्योगिक इंजीनियरिंग का प्रयोग आईआईटी क्षेत्रों में किया जाता है। अगर दोस्तों हम छोटे मोटे उद्योगों में करें, जहाँ छोटे मोटे उद्योगों में लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, ऐसे ही बस मशीन चलाते हैं, लेकिन जो आईआईटी के बच्चे होते हैं वो पढ़े लिखे रहते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी दवाई का प्रयोग कर लेते हैं, जिसे क्या दोस्तों औद्योगिक इंजीनियरिंग कहते हैं उन्हें। अगला टॉपिक है दोस्तों उद्योग में किस प्रकार के काम पाते हैं। उद्योग में लोग किस प्रकार से काम पाते हैं। जो उद्योग होते हैं, आप कोई बिजनेस करना नहीं, आप कोई अपना काम करना चाहते हो, आप उद्योग में लगना चाहते हो, आप कोई अपने ऑफिस में लगना चाहते हो, कोई सरकारी दफ्तर में लगना, सरकारी वो उसमें सेक्टर में अपना काम करना चाहते हो, तो किस में काम, कैसे आप लोग काम करते हो, तो चलिए जानते हैं। आधुनिकता। आधुनिकता दोस्तों क्या होती है, आपको पता है आधुनिकता। आधुनिकता होती है मतलब मॉडर्न, जो आज के समय जो उसे क्या कहते हैं दोस्तों आधुनिकता। आधुनिकता समाज में रोजगार लोग समाचार पत्रों, वेबसाइट, विज्ञापन के द्वारा प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, आज जैसे पुलिस की वैकेंसी निकल जाए दोस्तों, आप किसके द्वारा, या आपको समाचार में पता चल जाएगी, या आपको कोई दोस्त बता देगा, या कहीं विज्ञापन छपा होगा, या वेबसाइट के द्वारा देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे मुझे रोजगार मिल जाएगा, कैसे मैं अपना काम करूँगा। मतलब इस कारण के तहत लोग क्या अपना रोजगार ढूंढते हैं। अगला पॉइंट, इन फैक्ट्री के कामगार। दोस्तों ये मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन फैक्ट्री के कामगारों को रोजगार देने का तरीका भी अलग होता है। अब दोस्तों अब ये जो पुराने ज़माने की बात करें, पुराने ज़माने में लोग कैसे उद्योग में काम पाते थे, तो जो पुराने ज़माने के जो कामगार जिनकी फैक्ट्री खुद की होती थी वो क्या काम करते थे, वो ये काम करते थे दोस्तों कि गांव में जो अनपढ़ गवार लोग रहते हैं वहाँ पर जाते थे। समझ लो दोस्तों, आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ये मिल मालिक है, ये उसका गांव है, ठीक है, फर्स्ट मिल मालिक है, सेकंड उसका गांव है। तो क्या काम करता है, जो मिल मालिक है वो गया फैक्ट्री अपने गांव की ओर, और जिसके गांव में जितने भी अनपढ़ गवार लोग हैं, जितने भी हैं, उन सबको उठा लाया और अपने आप पर काम कराने लगा। दोस्तों क्या हुआ, इससे रोजगार बढ़ा, इससे और क्या हुआ, उस दुकानदार की मार्केटिंग और बढ़ गई,
उस दुकानदार में सामान और बिकने लग गया, सामान और ज़्यादा बिकने लग गया। तो दोस्तों क्या अगर उन दुकानदारों को सैलरी भी कम दे देगा तब भी वो खुश रहेंगे। आर्थिक सहायता, उन्हें इंश्योरेंस कुछ नहीं पता होगा कि इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है, कुछ नहीं पता हो दोस्तों, उसको क्या पैसे से मतलब हो जाता है। जो अनपढ़ रहते हैं और जो पढ़े लिखे रहते हैं वो क्या अपना इंश्योरेंस कराते हैं, वो अपना टैक्स भरते हैं, तो ये सब काम करते हैं। लेकिन जो ऐसे काम करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं पता रहता, उन्हें बस पैसे से मतलब रहता है। तो दोस्तों जो कामकाज के जो ठेकेदार होते हैं, वो रोजगार, वो कई बार ठेकेदार किधर भी व्यक्तियों को कारखाने में काम लाते हैं। मतलब जो ठेकेदार होते हैं वो कहीं से भी अगर उन्हें देखे कि हाँ ये गरीब लोग हैं या इधर से, उन्हें भी अपने काम पे बुला ले, क्योंकि उन्हें दोस्तों इतना कुछ जानकारी नहीं होती, इसी कारण वो एज इट इज़ उन्हें बुला लेते हैं। दोस्तों एक टॉपिक वाला खत्म होता है, अगला टॉपिक है हमारा भूमिगत खदानों में मजदूर किन कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। जो भूमिगत आपको पता है क्या होता है? भूमिगत होता है दोस्तों ऐसे इलाके जहां पर अंडरग्राउंड काम करना पड़ता है, मतलब ज़मीन के अंदर काम करना पड़ता है, उसे कहते हैं भूमिगत मजदूर। मतलब जैसे सोना हीरा का काम कहाँ होता है दोस्तों? अंदर होता है ये सारा काम। जो कोयला खदान ये सब कहाँ से आते हैं दोस्तों? अंदर होता है, पेट्रोल का। मतलब भूमिगत जो मजदूर होते हैं उन्हें किस कठिनाई का सामना करना पड़ता है, किस काम का सामना करना पड़ता है? चलिए जानते हैं दोस्तों। भारत में भूमिगत खदानों में मजदूर की कार्य की दिशा बहुत खराब है। जो भारत में जो लोग भूमिगत खदानों में काम करते हैं उनकी दिशा दोस्तों बहुत खराब है। यद्यपि मजदूरों को हितों की रक्षा के लिए सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, किंतु बड़ी कंपनियों के द्वारा कानून का पालन नहीं किया जाता। ठेकेदार समुचित रूप से कार्य को रजिस्टर नहीं करते हैं, जिसके कारण खाने और कारखाने में मिली होने वाली दुर्घटना हो जाती है। सीधा तौर पर दोस्तों एग्जांपल समझा दूँ, जब भूमिगत जो नीचे काम करते हैं उनके लिए सरकार ने बना दिया है कि अगर आपको चोट लगी हम आपको इतनी पॉलिसी के तहत आपका इलाज करा देंगे, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो हम आपकी इतनी पॉलिसी के तहत आपके बच्चों को, आपकी वो पत्नी होगी उसका वो खर्चे चलाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो सरकार देती है, लेकिन जो सरकार के बाद वहाँ के जो कौन आते हैं, वहाँ के जो ठेकेदार आते हैं जिनको सरकार पैसा बेचती है, तो क्या करते हैं ठेकेदार? उस काम को रजिस्टर नहीं करते, उस पैसे को रजिस्टर नहीं करते और अपने पास रख लेते हैं, और जिसके कारण जो वो भूमिगत मजदूर रहते हैं वो वहीं दब के मर जाते हैं, उन्हें खाना भी अंदर नहीं मिलता, बस अंदर ही दिन रात पड़े रहते हैं। तो दोस्तों बहुत मुश्किल काम होता है कि अगर भूमि अंदर जाके काम करोगे दोस्तों, कोई गलती से भी कोई ढलान चली जाती है तो लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों भूमिगत वाला। अगला दोस्तों, भारत में भूमिगत खदानों में काम करने से ज़्यादा मजदूर ना तो आवश्यक सुविधा दी जाती है ना तो स्वास्थ्य सुविधा। अब जो भूमिगत अपनी जान जोखिम में डाल के ज़मीन के अंदर जाता है उसे कुछ तो इंश्योरेंस पॉलिसी देनी चाहिए, मतलब कुछ तो स्वास्थ्य सुविधा देनी चाहिए। अगर तुम्हें चोट लगी तो तुम्हारा फ्री में इतने का इलाज हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ नहीं होता, बस उनसे काम कराया जाता है, उन्हें शोषण किया जाता है। ये क्यों होता है दोस्तों? जो आजकल के तभी कहते हैं कि भाई एजुकेटेड हो जाओ, कुछ तो इतना तो पढ़ लोगे, अगर 4 बंदा तुम्हें पागल बनाए तो पागल तो मत बनो। तो दोस्तों यही होता है आजकल बंदों के साथ। बंदा उन्हें पैसे के बस बंदों को फिर रहती है कि पैसे मिल जाए, ये नहीं पता कि उनके चारों उनको पागल बना रहे हैं। आज तुम्हें पैसे दे रहे हैं, कल तुमसे और काम कराएंगे कि तुमसे पैसे देंगे। यही दोस्तों होता है कि भारत में इतना भूमिगत जो मजदूर रहते हैं उनके साथ यही तो होता है। उनको क्या कहते हैं, तुम इतना अंदर जाओगे तुम्हें पैसे देंगे। अगर बंदा ध्यान से सोचे, अंदर जाऊँगा कहीं पत्थर से मेरे शरीर के ऊपर गिर गई, मेरे मरने से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो उनको दोस्तों पता नहीं होता, बस उनको पैसे की लत देते हैं। अब जिसके पास खाने पीने का ना हो, उसके घर चलाने का ना हो, तो वो सोचेगा भले मर जाऊँ लेकिन उन पैसा तो आए, कुछ तो अपने बच्चों को खिलाऊँ, कुछ तो आगे पढ़ाऊँ। तो यही होता है दोस्तों कि जो भारत में खदानों में काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हें अवश्य मतलब खाने पीने की कुछ सुविधा नहीं जाती, न सोने वोने की कुछ नहीं, बस काम करो। और ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधा दी जाती, ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती। दोस्तों अगला टॉपिक है, भारत में भूमिगत खदानों में काम करने वाले मजदूरों को टीबी सिलिकोसिस की बीमारी होती है। दोस्तों बहुत खतरनाक बीमारी है टीबी सिलिकोसिस। तो आप दोस्तों गूगल में पढ़ लेना सिलिकोसिस बीमारी क्या होती है, आप चौंक जाओगे। जो आज कोरोना वायरस चल रहा है ना, उससे भी जहरीली बीमारी होती है, लेकिन ये फैलती नहीं है जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, ये फैलती नहीं है। ये अंदर ही अंदर बंदे को सिकुड़ देती है, फिर अंदर ही अंदर उसके किडनी जितने हो सबको दबा के मार देती है। बहुत बीमारी होती है। क्यों होती बीमारी दोस्तों? इनको ये टीबी सिलिकोसिस ऐसी जो भूमिगत
मजदूर होते हैं वो काम करते हैं, इस कारण होती है दोस्तों वहाँ पर पर्याप्त उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो अंदर ही अंदर रहते हैं, अंदर कोई गैस की पाइप लीक हो जाती है दोस्तों, उनको सूंघ लेते हैं, इसके कारण उनका क्या नुकसान हो जाता है, उनको टीबी जैसी कई अंदर ही अंदर तो दब के मर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए, ये सब गए, ऐसे कई केसेस आ रखे हैं। तो जो भारत में जो भूमिगत खदानों में जो मजदूर होते हैं ना, बड़ा परिश्रम करके दोस्तों वो कहीं से हीरा सोना जो भी काम करना पड़ता है वो कर पाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत भूमिगत खदानों में फटने या किसी चीज़ के गिरने से चोट का सामना करना पड़ता है, परंतु उनका कोई इलाज है। अगर कोई ढलान गिर जाती है मजदूरों के ऊपर, उन्हें चोट लग जाती है परंतु उनका कोई इलाज नहीं होता, उन्हें ऐसे रहने देते हैं कि तुम और काम करो, तुम और काम करो, खून बह रहा है बहने तो जाओ, तुम अंदर जाओ, सुरंग ढूंढो तुम। तो ये दोस्तों गलत हो रहा है कि ये गलत ही हो रहा है कि आपसे एक प्रकार से आप मानो कि ये गलत ही काम हो रहा है। तो दोस्तों भारत में भूमिगत, आपको ये समझ आ गया कि जो भारत में जो भूमिगत मजदूर हैं, अगर भूमि के नीचे जाकर कार्य करना पड़ता है, इसके कारण गैसों का उत्सर्जन तथा ऑक्सीजन बंद होने के कारण कई कामकाजी बीमारियां भी हो जाती हैं, मतलब बीमारी हो जाती, उनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, बीमारी हो जाती है। मतलब जो भूमिगत जो मजदूर जाते हैं, अगर गलती से कोई जो मजदूर जाते हैं जो भूमि के अंदर जो पाइप लगी रहती है, गलती से वो लीकेज कर जाए तो क्या उसका गैस उनके ऊपर पड़ेगा, उनके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण क्या मजदूर की मौत भी हो सकती है, मजदूर को जो भूमिगत मजदूर को बीमारी भी हो सकती है। इसके कारण क्या उनका शोषण हो रहा है, चाहे जिस तरफ से हो, कान पकड़ के उधर लाओ, उनका शोषण हो रहा है भारत के भूमिगत मजदूरों को। ये दशा आप सोच रहे हो कि ये दशा भारत में क्यों है, ये दशा दोस्तों हर जगह है, इनके साथ हर जगह जितने भी देश में जाओ, कुछ देश में जो डेवलप होंगे वो तो ऐसी मशीन डाल के काम कर लेते होंगे, लेकिन जो डेवलप नहीं हो, जो विकासशील होंगे, वो उनके हर जगह ये काम हो रहा है। अगला टॉपिक है दोस्तों, बदली कामगार कौन होते हैं। जब छुट्टी पर, बदली कामगार को समझ आ गई, अदला बदली नाम से समझ आ गया होगा। बदली कामगार दोस्तों वो होते हैं, अब आपने समझ लो, आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। आप एक फैक्ट्री के मालिक हो और आपके जो मजदूर हैं ना, उन्हें गांव जाना है, उसकी जगह आपने कुछ दिनों के लिए थोड़े से और मजदूरों को रख लिया, कुछ दिनों के लिए, कि नहीं उन्हें परमानेंट कर दिया, कुछ दिनों का रखा क्योंकि वो मजदूरों को गांव जाना था। तो क्या हुआ दोस्तों, ये बदली कामगार होते हैं। जब छुट्टी पर हुए गए मजदूर के बदले में अन्य व्यक्तियों को अनेक स्थान पर फैक्ट्रियों में काम दिया जाता है दोस्तों, से क्या कहते हैं, बदली कामगार कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संगठित व असंगठित क्षेत्रों में अंतर बताइए, मतलब ऑर्गेनाइज्ड तथा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अंतर बताइए। चलिए देखते हैं। संगठित क्षेत्र में सरकार द्वारा पंजीकृत होती है, मतलब सरकार द्वारा उसे सारी सुरक्षा दी जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता सब दी जाती है। मतलब क्या, एक सरकारी नौकरी होती है। संगठित क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब पुलिस, ये वकील, ये सब क्या है, संगठित क्षेत्र, मतलब सरकारी नौकरी का पालन करते हैं, सरकारी नौकरी में काम करते हैं, वो क्या होते हैं, संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि अर्थात काम करने के घंटे निश्चित होते हैं। अगर आप कोई सरकारी नौकरी में काम करते हो, जो ये मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या उनके पापा सरकारी नौकरी में काम करते हो, तो अपने पापा से पूछ सकते हैं। अगर उनकी सरकार कह दे कि 1 बजे से लेकर 8 बजे तक तुम्हें काम करना है, तो वो उसी टाइम में करेगी, उसके अलावा उनसे ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा। संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित होते हैं, और सरकारी लोग तभी कहते हैं कि सरकारी नौकरी पालो, ये नहीं तो रहेगा कि ये तो नहीं रहेगा कि तुम्हें हटा दिया जाएगा नौकरी से, नहीं, उसमें दोस्तों उसमें रोजगार तुम्हारा सुरक्षित रहता है, उसमें तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाती है, सारी नौकरी सरकार के हाथ में रहती है। हाँ, अगर कोई गलत काम कर दे तब तो तुम्हारी नौकरी का खतरा बना रहता है। संगठित क्षेत्र में अनेक सरकारी नियमों वह नियमों का भी पालन किया जाता है, मतलब जो संगठित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अनेक नियम होते हैं और उन नियमों का भी पालन किया जाता है। ज़्यादा कठोर नियम नहीं, तो थोड़े थोड़े नियम होते हैं, तो हर में होते हैं। संगठित क्षेत्र में मजदूरों का शोषण नहीं होता, उनमें उन्हें टाइम टू टाइम तनख्वाह दी जाती है, वो भी बैंक में। उन्हें शोषण नहीं होता कि हाँ कल नहीं कल, मतलब आज उनकी तनख्वाह है तो आज ही दे दी, उससे पहले ही दे दी उनको तनख्वाह, कि वो ज़्यादा कहीं ना हमको ऊपर शोषण न डालें। संगठित क्षेत्र की मजदूरी दरें नियंत्रण होती है। संगठित क्षेत्र में नहीं होता कि हाँ मेरी नौकरी डूब जाएगी, हाँ मेरा ये जिस यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वो नौकरी डूब जाएगी, नहीं, वो नौकरी कभी नहीं डूबेगी, वो तुम्हारे साथ रहेगी, वो तुम्हारी हर मदद करेगी। तभी दोस्तों आजकल के जो
हमारे लोग कहते हैं सरकारी नौकरी कर ले भाई, सरकारी नौकरी कर ले, उसमें तुम्हारी वो तो रहेगी, नौकरी तो नहीं जाएगी, भले 10 पैसे कम कमा ले। ये कहते हैं, आपने सुना ही होगा, पर स्कूल के टीचर सब लोग कहते हैं कि हाँ भले 10 पैसे कमा लो लेकिन सरकारी सेक्टर में चले जाओ, सरकारी नौकरी पे काम करो। दोस्तों यही होता है संगठित क्षेत्र का फ़ायदा। अब आपको बता दूँ असंगठित क्षेत्र का फ़ायदा क्या है, मतलब नुकसान फ़ायदा जो भी। दोस्तों असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं आपको बता दूं, असंगठित देशों जो प्राइवेट, जो कि विदेशों से आती हैं, जो विदेशों की कंपनियां होती हैं, वो क्या होती है प्राइवेट, यहाँ पर बस टिकने के लिए आती हैं, यहाँ पर लोगों को रोजगार देने के लिए आती है, बस सरकार से परमिशन चाहिए होती है, तो वो क्या होती है प्राइवेट, वो देश की नहीं होती, वो कहाँ की होती है, वो विदेश की होती हैं। लेकिन अब तो देश में बनना शुरू हो गई प्राइवेट सेक्टर। असंगठित क्षेत्र में सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, इसमें सरकार का उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अगर तुम्हें 2 रुपये कम मिल रहे हैं तो तुम सरकार को नहीं कहोगे मेरे इस नौकरी से मेरे को 2 रुपये कम मिल रहे हैं, या किससे कहोगे, उस नौकरी के मालिक से कहोगे, मतलब सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि अर्थात काम करने घंटे निश्चित नहीं होते। आपको उसमें काम करने घंटे निश्चित नहीं होते, तभी कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं ना बंदे, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मतलब उनमें उन पर दबाव डाल जाता, काम करो काम करो काम करो, उनको तनख्वाह भी नहीं जाती, शोषण किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में। तभी कहते हैं लोग प्राइवेट सेक्टर को छोड़ो, सरकारी की तरफ बढ़ो, सरकारी नौकरी में फ़ायदा होता है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होते, उसमें रोजगार सुरक्षित नहीं होते। जैसे समझ लो, ये आज के एग्जांपल पे दो, यस बैंक है, प्राइवेट सेक्टर था, आज डूब गया, सुरक्षित हुआ? आरबीआई में काम करते हो, सुरक्षित है, 100 साल के लिए सुरक्षित है। एग्जाम्पल समझा रहे दोस्तों, जैसे क्या आपको समझ आ गई होगी एग्जाम्पल, जैसे यस बैंक है जो डूब गया है अच्छी तरह से, तो क्या एक सरकारी वो प्राइवेट था यस बैंक, वो उसमें रोज लोग काम करते थे, आज उन लोगों को क्या रोजगार, मतलब वो हो गए, गरीब हो गए, पैसे नहीं आ रहे। अब जो आरबीआई में काम करते थे, भले ही यस बैंक से 10 पैसे कम कमाते, सुरक्षित तो हैं, घर का काम तो चल रहा है, बाद में वो इंश्योरेंस भी तो, उनको इंश्योरेंस के तहत पैसे भी तो मिलते हैं। असंगठित क्षेत्रों में मतलब उनको पेंशन मिलती है। असंगठित क्षेत्रों में किसी अधिनियम का पालन नहीं किया जाता, वहाँ किसी अधिनियम, किसी की सरकार के रूल का फॉलो नहीं किया जाता। वो संडे को भी बुला लेते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करते हैं या के पापा काम करते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पापा काम करते हैं, उनसे पूछ लें कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या होता है। संगठित क्षेत्र में मजदूरों का शोषण होता है। जो असंगठित क्षेत्र रहते हैं दोस्तों, जो असंगठित क्षेत्र रहते हैं उसमें मजदूरों का शोषण किया जाता है, मजदूरों से काम करा लिया जाता है लेकिन मजदूरों को पैसा नहीं दिया जाता। असंगठित क्षेत्र में मजदूरी की दरें नियंत्रण नहीं होती, मतलब इसमें तुम्हें काम कराते रहेंगे लेकिन तुमको पैसा नहीं देंगे, मतलब मजदूरी की दरें नियंत्रण नहीं होती। आपको कभी भी बुला के, आपको रात को भी बुला के आपसे काम कराए ना, आपको सरकार को ये नहीं कह सकते कि आप मेरे को काम कराए, क्यों? क्योंकि तुम प्राइवेट सेक्टर पर काम करते हो। सरकार कहती है गवर्नमेंट तुम्हें बुलाए तब तुम ऊपर आरोप लगा सकते हो सरकार के ऊपर, हाँ कि मेरे को रात को बुला के काम करवा रही है। दोस्तों ये पार्ट 1 थी इस चैप्टर की। दोस्तों पार्ट 1 थी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए औद्योगिक समाज में परिवर्तन, तो आप हमारे द लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे होगा हम पार्ट 2 लाएंगे तो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगा, जिससे आप अपनी पेपर की जो प्रिपरेशन है वो जल्दी कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट चाहिए तो आप हमारे नंबर में डिस्क्रिप्शन पर नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर मैसेज में यस लिख के भेजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे हाय लिख के भेजे तो हमें समझ नहीं आ पाता कि कौन है हमारा दोस्त है, कि हमारा वो मतलब हमारा जो ट्यूशन जो हमसे पढ़ने जो हमसे नोट्स चाहते हैं वो वाला बच्चा है, तो हम समझ नहीं पाते। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यस करके मैसेज कीजिए, हम आपको उसी 5 सेकंड या 10 सेकंड में दोस्तों नोट्स आपको दे देंगे, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट भी दे देंगे, जो हमारे पास सामग्री वो सब दे देंगे कि ताकि आप पढ़ सकें, आपके पेपर में अच्छे नंबर आएँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, बने रहिए हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट के साथ। नमस्कार।